नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं एएसडी की तीसरा जो टाइप है जिसको कहते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, पीडीडी एनओएस। तो इसका अगर फुल फॉर्म बोले तो इसको कहते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। सो कैटेगरी है, ये आती तो ऑटिज़म के अंदर है, लेकिन इनके सिम्टम्स जो है ना, इनकी जो सारे सिम्टम्स है ना, वो उस क्राइटेरिया में, डॉनेस्टी की क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं या मैच नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो इनको अटिपिकल ऑटिज़म भी कहते हैं, क्योंकि इनकी कुछ जो सिम्टम्स हैं वो सेम ऑटिज़म से होते हैं, जैसे सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम और चैलेंजेस, लेकिन उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना नॉर्मल होता है और बहुत अच्छा भी होता है। सेम लाइक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, इनका सोशल और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है और सोशल क्लूज को समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनका कॉग्निटिव जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा होता है, तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल होता है। तो अगर इनके सिम्टम्स की बात करूँ, सिम्टम्स जो पहला सिम्टम है सोशल इंटरेक्शन डिफ़िकल्टी, ये जो है ना एग्जैक्टली सेम है दूसरे टाइप्स ऑफ ऑटिज़म से। जैसे इमोशंस को समझना उनके लिए मुश्किल होता है, इंटरैक्ट करना मुश्किल होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लूज़ को समझना मुश्किल होता है, सोशल क्लूज़ को समझना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से चैलेंजेस क्या, उनका सोशल इंटरेक्शन कम होता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, और जो है ना ग्रुप प्ले में भी उनको डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा हो गया कम्युनिकेशन इश्यूज़। कम्युनिकेशन इश्यूज़ में ये हो गया क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो वो कर नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। दूसरा हो गया कि उनको सेंटेंस को जो ना स्ट्रक्चर करने में डिफ़िकल्टी होती है, उसको उसमें इमोशन लाने में डिफ़िकल्टी होती है। वो इमोशंस को आप ये कह दो कि समझ नहीं पाते हैं और एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। सार्काज़्म, इडियम्स एंड फिगरेटिव जो लैंग्वेज होती है उसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। तीसरा हो गया रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। ये जो है ना रिपीटेटिव प्ले एक्टिविटी सेम टाइप की करने की टेंडेंसी होती है इनकी। रेजिस्टेंस तो चेंज, तो रेजिस्टेंस होते हैं वो चेंज उनको पसंद नहीं है, फिक्स रूटीन पसंद है, और जो है ना जो वन एक्टिविटी उनको पसंद है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कॉग्निटिव स्किल की अगर बात करूँ तो इनका कॉग्निटिव और इंटेलिजेंट एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अ, इसको जो है ना डाइवर्स भी कह सकते हैं। डाइवर्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं गिफ्टेड होते हैं, उनकी बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंस होती है और उनको गिफ्टेड बोला जाता है, जो दूसरे बच्चों में मे बी माइल्ड हो सकती है। तो ये डिफरेंस होता है। और क्योंकि जिनका जो गिफ्टेड हैं, जिनके बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, तो वो अपने फील्ड में बहुत एक्सेल कर जाते हैं, अगर ये पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट किस में है और वो किस में ज़्यादा फोकस देते हैं। तो उनकी, क्योंकि चैलेंजेस क्या है, उनकी वेरिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, तो ये पता होना ज़रूरी है कि आपके बच्चे की क्या है, वो अच्छी इंटेलिजेंस है या नॉर्मल है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो एक्सेल कर जाते हैं, आप कह दो मैथ्स में, मेमोरी में बहुत अच्छे होते हैं। तो इस चीज़ का जो है ना, जब वो सारे टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें पता चल जाता है। तो अगर अब मैं इनके रीज़न्स के बताऊँ तो रीज़न्स एग्ज़ैक्टली सेम है। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो चांसेस हैं कि बच्चे को उसकी वजह से हुआ हो। दूसरा जो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इन्फेक्शन हो गया या कोई टॉक्सिन्स हो गए या अदर एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, उसकी वजह से भी हो सकती है। असेसमेंट और डायग्नोसिस की बात करूँ तो एक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग होती है, तो पीडियाट्रिक्स जो है ना डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करते हैं, उससे पता चलता है कि जो है ना बच्चों की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, जैसा कि मैंने एस्पर्जस में इसमें भी बताया था कि जो जैसा कि मैंने उसमें एस्पर्जस में भी बताया था कि 2 टाइप के टूल यूज़ किए जाते हैं। पहला वाला होता है ADOS, ऑटिज़्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, और दूसरा होता है ADI,
ऑटिस्टिक डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। तो ये दोनों टूल यूज़ करके प्रॉपर असेसमेंट होता है। प्रॉपर असेसमेंट के बाद जो है ना बताया जाता है कि जो है ना इनके कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है, किस एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस में कम है, और कौन सा उनका फील्ड जो है ना बहुत अच्छा है और किस पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट उनके बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उनकी सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल को मॉनिटर करते हैं, फिर उसके हिसाब से प्रोग्राम देते हैं और बताते हैं। तो एज़ ए पेरेंट आप कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये सब में रिपीट ही हो रहा है, ये सेम चीज़ है, स्ट्रक्चर रूटीन, उनको भी चेंजेस पसंद नहीं है। तो उनको पूरा स्ट्रक्चर रूटीन चाहिए और उनको पता होना चाहिए उन्हें कब, कहाँ, कैसे करना है। विजुअल क्लूज़ वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, तो अगर उनका शेड्यूल सामने प्रिंटेड है डिफरेंट कलर में, तो वो बहुत ईज़िली से अपनी लाइफ़ को मैनेज कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करते रहना, उनका जिसमें इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट करना और उसको एज़ ए डिवाइस यूज़ करना उनके बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। बिहेवियर थेरेपी के लिए एक जिसको कहते हैं एबीए, बी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो ये हेल्पफुल रहता है, बच्चों को जो है ना बिहेवियर का पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, और उसको कैसे रीइंफोर्स कर सकते हैं और उसके लिए प्रोग्राम बनाया जा सकता है। प्रेडिक्टेबल रूटीन जो है ना ज़रूरी है, जैसा बताया। सोशल स्किल डेवलप कराने के लिए रोल प्ले और ग्रुप एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। डेली टास्क में उनको जो है ना एडीएल की एक्टिविटीज़ कराइए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए ताकि वो अपने आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकें। स्कूल इंटरवेंशन में आईईपीज़ हैं सेम, स्कूल में जो पीछे पर जिसमें बात करी है वही है, स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। इसके अलावा स्पेशल स्कूल्स अगर पॉसिबल है, अगर नहीं है मेन स्ट्रीम में कोशिश करिए इंक्लूसिव एजुकेशन दें जिसमें मेन स्ट्रीम में वो जा सकें और उसमें अच्छे से लर्न कर सकें, जहाँ पे उनको जो है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी थेरेपिस्ट के थ्रू प्रोग्राम मिल सके, जिसको आप जो है ना स्कूल में अप्लाई जो है ना यूज़ करके उनका इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम बनाया जा सके। इसमें बोला कि इसमें बच्चे जो है ना बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, वो गिफ्टेड भी होते हैं। तो आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि आपका बच्चा किस में जो है ना अच्छा है, किस फील्ड में अच्छा कर रहा है, और उसको उसमें हेल्प करिए, सपोर्ट करिए। और जो बाकी थेरेपी और प्लान है वो आप डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या और बिहेवियर थेरेपिस्ट से मिलके वो प्लान बनाइए और उस पे काम करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप बता दीजिए। अगर आपने कुछ अच्छा लर्न किया है और आपको इससे कुछ हेल्प मिलने वाली तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और लोगों पे शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके और अपने आप को एजुकेट कर सके। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार। बाय बाय।